like a Hellcat. Hello all of you, good morning to them those who are watching the video in the morning, good afternoon to them those who are watching the video in the afternoon, and good evening to them those who are watching the video in the evening. So let's start. Before starting the lesson, I would like to tell you that don't forget to like and share the video, and also you have to subscribe the video as soon as possible. So my dear friends, about the chapter number 2 we are going to read in this lesson. Okay, and Kingdoms of the South India. The name of the lesson is Kingdom of the South India, around 800 to 1200 AD. The time period is given over here, and what we will learn in this lesson, that also I will tell you first some of the points that are given in this lesson. About the close contact between the kingdoms of North and the South India during early medieval period. Okay, then the major kingdoms of the South India. What were the major kingdom of the South India? The main features of these kingdoms. The progress made in the field of society, religion, literature, art and architecture. So I would like to tell you that this is the episode number first. Second episode also going to be made. So before that, I would like to tell you once again that don't forget to share and like the videos. So let's start with the videos of our class 7th, chapter number 2, social science, MP board syllabus. So, it is believed that in the early medieval period of Indian history, the northern and southern parts of our country came into closer contact. The three important reasons for this are as follows. Okay, it is believed that ये माना गया है कि medieval period में इंडियन हिस्ट्री के नॉर्थन और साउदर्न पार्ट्स ऑफ द कंट्री हमारे देश के नॉर्थन और साउथ वाले पार्ट्स में एक क्लोजर कांटेक्ट हो गया था. मतलब एक, जैसे हम बोल सकते हैं कि एक बहुत ही गहरा संबंध बन गया था. तो उसके 3 रीज़न हैं, 3 कारण उसके ये दिए गए हैं कि पहला तो ये था कि जो नॉर्थन के किंगडम्स थे या राज्य थे, वो नॉर्थन डेक्कन ट्राई टू स्प्रेड देयर कंट्रोल एज फार एज द गंगा वैली. वो अपना जो वर्चस्व, जो कब्जा था, वो गंगा वैली तक बढ़ाना चाहते थे. फिर दूसरा ये था कि जो रिलीजियस धार्मिक मूवमेंट्स थे साउथ इंडिया के, वे बिकम पॉपुलर इन नॉर्थ इंडिया एज वेल. मतलब जो रिलीजियस मूवमेंट यानी कि धार्मिक मूवमेंट्स थे, वो साउथ इंडिया के नॉर्थ इंडिया में भी फेमस हुए या पॉपुलर हुए, या हम कह सकते कि बहुत ही लोकप्रिय हुए. द वेरियस रूलर्स ऑफ साउथ इंडिया invited the Brahmins of North India to settle in the south for teaching and performing religious practices. और साउथ के बहुत सारे रूलर्स ने ब्राह्मिन्स जो थे नॉर्थ इंडिया के, उनको इनवाइट किया यानी बुलाया, और वहीं साउथ में सेटल होने के लिए कहा. और उनको ये भी कहा कि आप यहाँ पर अपनी टीचिंग और परफॉर्मिंग रिलीजियस प्रैक्टिसेस यानी धार्मिक कार्यों के लिए उनको यहाँ पर बुलाया गया, ताकि वो यहाँ पर उनकी शिक्षा दे सके और उन्हें बता सके उनके बारे में. तो ये 3 कारण थे. उसके बाद में हम देखते हैं कि जो ब्राह्मण साउथ इंडिया में आए थे, तो उनको क्या किया गया, उनको कुछ एक लैंड का टुकड़ा, मतलब भूमि का टुकड़ा दिया गया, जिसकी वजह से उनके और क्लोज रिलेशनशिप हो गए नॉर्थ और साउथ में. तो किंगडम जो थे सब कॉन्टिनेंट्स के, वे नो लॉन्गर कट ऑफ फ्रॉम ईच अदर एज दे हैड टेंडेड टू बी इन द अर्लियर पीरियड. तो किंगडम जो थे ये हमारे सब कॉन्टिनेंट के, उनसे मतलब किसी भी प्रकार से कट ऑफ नहीं थे, यानी दूर नहीं थे, बल्कि अर्लियर पीरियड में हम ये कह सकते हैं कि अर्लियर पीरियड में वो बहुत ही मतलब क्लोज कांटेक्ट में थे. अब हम बात करते हैं 8th सेंचुरी की, जहाँ पर साउथ इंडिया जो है वो बहुत सारे छोटे छोटे राज्यों में कन्वर्ट हो गया था या डिवाइड हो गया था. उसके बाद में इम्पोर्टेंट अमॉन्ग देम, उनमें अगर हम कुछ महत्वपूर्ण रूलर्स की बात करें, तो उसमें से पल्लवास, राष्ट्रकूटास, द चालुक्यास, द चेरास, चोलास एंड द पांड्यास,
ये मेन रूलर्स इस समय के साउथ के और साउथ इंडिया के थे। अब हम सबसे पहले पल्लवास के बारे में कुछ बात करेंगे। तो पल्लवास जो था उनका सबसे ज़्यादा मतलब पावर कब बढ़ गया था? 4 सेंचुरी में, 4 सेंचुरी एडी में। और कहाँ पर हुआ था? रिवर कृष्णा के पास में, जो साउथ में है, जैसे कि आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में। उसके बाद में नरसिम्हा वर्मन फर्स्ट और नरसिम्हा वर्मन सेकेंड जो थे, वो 2 पावरफुल रूलर ऐसे थे इस डायनेस्टी के, जिनको यानी अभी भी बहुत सम्मान या पहले भी बहुत सम्मान दिया जाता था और काफ़ी पावरफुल और काफ़ी आक्रामक थे। तो नरसिम्हा वर्मन जो थे उन्होंने चालुक्य किंग पुलकेशिन को सेकंड को हरा कर और एक टाइटल जो था उन्होंने जीता था, जिसको हम बोलते हैं वटापी कोंडा। ये इसका मतलब ये है कि जो वटापी को विजेता हो, जो वटापी का विजेता हो, उसको हम बोलते हैं वटापी कोंडा। और कांचीपुरम को उन्होंने अपनी कैपिटल यानी राजधानी बना ली। उसके बाद हम बात करते हैं कि बाद में क्या हुआ। पल्लवास जो थे उन्होंने चालुक्यस के साथ में, पांड्यास के साथ में, राष्ट्रकूटास के साथ में कांस्टेंट यानी लगातार उनके साथ में युद्ध करना शुरू कर दिया था। और इन 899 एडी इसमें क्या हुआ कि जो चोलास थे, आखिर में जो पावरफुल जो थे वो चोलास थे, और उन्होंने ही पल्लवास किंग अपराजिता वर्मन को हरा दिया। और उसके बाद में ये पल्लव डायनेस्टी का एंड हो गया। उसमें हमारे अगर कुछ बात करें जैसे कि हम मेन फीचर्स ऑफ द पल्लवास, है ना, कुछ ऐसे मेन फीचर्स की बात करें, कुछ ऐसे गुण और ऐसे फीचर्स की बात करें, तो उसमें सबसे पहला है पल्लवास गवर्नमेंट। तो पल्लवा गवर्नमेंट जो था वो बिल्कुल वेल ऑर्गेनाइज था, मतलब जिसको कह सकते हैं हम बिल्कुल परफेक्ट, है ना, एकदम ऑर्गेनाइज्ड, मतलब सभी तरफ से एकदम परिपूर्ण। फिर दूसरा जो था उसका जो था कि परेड जो था उनका एजुकेशन का, उसमें वो बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस किया उन्होंने, जैसे एजुकेशन, लिटरेचर और आर्ट में। और उसका बेस्ट एग्जाम्पल अगर हम देखें तो कांचीपुरम में एजुकेशनल सेंटर जो खुला था वो था। उसके बाद में लोकल लैंग्वेज तमिल थी वहाँ की, जिसकी वजह से उन्होंने बहुत सी बुक्स जो लिखी वो तमिल में ही लिखी गई, और एक्सीलेंट लिटरेरी वर्क्स भी हुआ। उसके बाद में फोर्थ की बात करें हम तो मोस्ट ऑफ द पल्लवा किंग्स वेयर डिवोटीज ऑफ लॉर्ड शिवा एंड द हिंदू रिलीजन बिकेम पॉपुलर। तो भगवान शिव के सभी पुजारी थे वहाँ पर पल्लवा किंग्स जो थे वो, और उसी की वजह से हिंदू रिलीजन या हिंदू धर्म बहुत ही फेमस या पॉपुलर या बहुत ही फेमस हो गया। फिर पांचवी बात करें हम पॉइंट की, तो पल्लवास हैड बिल्ट, उन्होंने बहुत ही सारे टेम्पल्स यानी मंदिर बनाए, जिसमें धर्मराजा और कैलाशनाथ टेम्पल जो था कांचीपुरम का, जिसको हम रॉक कट टेम्पल भी बोलते हैं, रेड टेम्पल्स ऑफ महाबलीपुरम, वो सब बहुत ही फेमस थे या बहुत ही हम कह सकते हैं कि पॉपुलर थे। तो ये हमने 5 फीचर्स देखे। और पल्लवास किंग कैसे एंड हुआ, उसका डिक्लाइन कैसे हुआ, तो चोलास ने उनका डिक्लाइन किया था, है ना, तो वो भी हमने देखा। अब हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट राष्ट्रकूटास की। राष्ट्रकूटास की अगर बात करें तो दंती वर्मन जो थे वो इनके फाउंडर थे, दंती दुर्ग, जिसको हम दंती दुर्गा के नाम से भी जानते हैं। तो जो राष्ट्रकूटा डायनेस्टी के रूलर थे उन्होंने ही ये फाउंड किया राष्ट्रकूटा डायनेस्टी। उसके बाद में ये देखा गया है कि मतलब राष्ट्रकूटास आर रिमेम्बर्ड फॉर देयर पावर एंड एक्सपांशन ऑफ देयर एम्पायर। यानी राष्ट्रकूटास की अगर हम बात करें तो उनको कैसे जाना जाता है, उनके पावर से और उनके जो एम्पायर को एक्सपांशन करने का उनकी स्पिरिट थी उससे उसको देखा जाता है। तो आज भी उसको याद किया जाता है। उसके अलावा जैसे कि कुछ रूलर्स के बारे में बात करें अगर हम, तो कृष्णा फर्स्ट, गोविंदा सेकेंड, ध्रुवा, धारावर्षा, गोविंदा थर्ड, अमोक वर्षा एंड कृष्णा सेकेंड, ये कुछ ग्रेट रूलर्स थे इस डायनेस्टी के। उसके बाद में हम कैपिटल की बात करें तो मान्यखेट जो थी इसकी कैपिटल थी। और कनौज और नॉर्थ इंडिया को यानी टू विन ओवर द सिटी ऑफ कनौज इन नॉर्थ इंडिया, इस कनौज को जीतने के लिए उन्होंने क्या किया, राष्ट्रकूटास ने कंटिन्यूस मतलब लगातार उन्होंने युद्ध जारी रखा गुर्जर प्रतिहारास के साथ और पालास के साथ में, और जिसका रिजल्ट ये निकला कि उनका पावर डिक्लाइन हो गया, क्योंकि वो बार बार लगातार जो युद्ध करते रहे उसमें उनका काफ़ी कुछ मतलब जैसे
खर्चा लगा, और खर्चे में ये कह सकते हैं हम कि वो हर चीज़ का उसका लगातार युद्ध लड़ने के कारण वो उनका पावर डिक्लाइन हो गया। फिर इन 1973 एडी की बात करें हम, तो उसमें क्या हुआ, चालुक्यस रूलर तेलाप सेकेंड डिफीटेड द लास्ट राष्ट्रकूटास डायनेस्टी कारका सेकेंड, दस ब्रिंगिंग एन एंड ऑफ द राष्ट्रकूटास डायनेस्टी। तो चालुक्यस का रूलर जो था तेलाप सेकेंड, उन्होंने राष्ट्रकूटास के लास्ट किंग को हराकर इस प्रकार से राष्ट्रकूटास का एंड कर दिया। तो यहाँ हमने देखा कि राष्ट्रकूटास का एंड कैसे हुआ। फिर हम कुछ और मेन फीचर्स के बारे में अगर बात करें राष्ट्रकूटास की, तो सबसे पहला ये था कि वो किंग जो था उसमें उनके एडमिनिस्ट्रेशन में अगर किंग की बात करें तो वही सबसे सुप्रीम पावर माना जाता था, और वही किंगडम को गवर्न करता था यानी चलाता था विद द हेल्प ऑफ हिज मिनिस्टर्स, उनके मंत्रियों की हेल्प लेकर। उसके बाद में सेकेंड की बात करें तो राष्ट्रकूटास वेयर पैट्रन्स ऑफ आर्ट्स एंड लर्निंग, है ना, बिल्कुल दीवाने थे वो तो राष्ट्रकूटास जो थे वो आर्ट यानी कि कला और लर्निंग के। एंड किंग अमोघवर्षा वॉज अ ग्रेट स्कॉलर, और इसमें अगर किंग अमोघवर्षा की बात करें तो वो बहुत ही बड़े विद्वान भी थे। और रूलर्स ऑफ दिस डायनेस्टी बिल्ड मेनी टेम्पल्स, बहुत ही सारे टेम्पल्स यानी मंदिर उन्होंने बनाए। जिसकी हम बात करें तो बड़ी बड़ी मूर्तियाँ थी उसमें, और शिवा और विष्णु के उसमें जो थे वो मूर्तियाँ थी। फिर बात करते हैं हम चालुक्यास की, तो चालुक्यास की बात करें तो उनको हम ये भी कहते हैं कि चालुक्यास ऑफ कल्याणी, इस नाम से उनको जाना जाता है उस समय में। तो आफ्टर डिफीटिंग द राष्ट्रकूटास रूलर कारका सेकेंड, है ना, और कारका सेकेंड जो राष्ट्रकूटास डायनेस्टी का रूलर था लास्ट वाला, उसको डिफीट यानी हराने के बाद में चालुक्य रूलर तेलाप सेकेंड ने क्या किया, उसका एम्पायर स्थापित कर दिया और कल्याण को उसकी कैपिटल बना दी। उसके बाद में उसको इसलिए इसी नाम से जाना जाता है कि चालुक्यास ऑफ कल्याणी। फिर तेलाप सेकेंड ने कम से कम 24 साल तक रूल किया साउथ इंडिया पर, और जो इम्पोर्टेंट रूलर्स थे इस समय के वो अगर हम बात करें तो उसमें जो था वो सत्युरायास, सोमेश्वर फर्स्ट, विक्रमादित्य एंड जया सिम्हा सेकेंड, तो ये उसके मेन रूलर्स हम कह सकते हैं। फिर उसमें कुछ चालुक्यस डायनेस्टी के मेन फीचर्स की बात करें तो ये माना जाता था कि लिबरल रूलर्स और पैट्रॉन्स ऑफ आर्ट, यानी वो एकदम खुले दिमाग के और एकदम फ्री रूलर्स थे और कला के दीवाने थे। उसके बाद में दूसरी बात करें हम अगर, दे रिस्पेक्टेड ऑल रिलीजन्स, सभी धर्मों की वो आदर करते थे। उसके बाद में उन्होंने बहुत सारे टेम्पल्स मंदिर बनाए हिंदू गॉड के आदर में या रिस्पेक्ट में, जैसे ब्रह्मा विष्णु शिवा। और उसके जो आर्किटेक्चर की अगर बात करें हम तो रॉक कट टेम्पल्स उन्होंने बहुत सारे बनाए। उसके बाद में विरूपक्षा टेम्पल जो था वो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेम्पल था इस पीरियड का, विरूपक्षा टेम्पल। उसके बाद में यहाँ चालुक्यास डायनेस्टी का एंड हो गया। उसके बाद में हम बात करते हैं फोर्थ वाले की, जो चेरा किंगडम। तो चेरा किंगडम भी कुछ ज़्यादा समय ग्रो नहीं कर सका अकॉर्डिंग टू अशोकास एडिक्ट। अगर हम अशोकास के कुछ पुराने अगर हम एडिक्ट्स देखें जिनमें मतलब दीवारों पर पिल्लरों पर कुछ लिखा हुआ हमको मिला उसका जो अशोकास पीरियड का, तो उसमें चेरा किंगडम के बारे में अगर कहा जाए तो सबसे पहले स्थापित हुआ था इन द फर्स्ट फ्यू सेंचुरीज ऑफ द क्रिश्चियन एरा। क्रिश्चियन एरा के शुरू होने के कुछ सेंचुरीज पहले ही ये किंगडम चेरा किंगडम स्थापित हुआ था। उसके बाद में बहुत सारी टेरिटरीज जैसे ट्रेवेनकोर स्टेट, कोचीन और सम पोर्शन ऑफ मलाबार, इन सब से वो मिलकर बना था। उसके बाद में कुछ जो थे बंदरगाह थे, द पोर्ट्स ऑफ द चेरा किंगडम्स, जो बंदरगाह बोलते हैं हम उसको, वे बहुत ही ट्रेडिंग सेंटर थे, ग्रेट ट्रेडिंग सेंटर थे वहाँ के, ग्रेट ट्रेडिंग सेंटर्स थे, है ना, जो वहाँ के बंदरगाह थे। उसके बाद में चेराज हैड मैट्रिमोनियल अलायंसेस विद द चोला रूलर्स, और चोला रूलर्स के साथ में इनका जो था वो कैसा रिश्ता था या कैसा संबंध था, मैट्रिमोनियल अलायंसेस, मतलब आपस में एक दूसरे के साथ में या एक दूसरे के राज्यों में मैरिज करना यानी शादी वगैरह करना। आपसी में चेराज और चोलास के इस तरीके के संबंध थे कि वो आपसी में शादी वगैरह भी करते थे।
देन उसके बाद में हमने देखा कि चेरास डिड नॉट रूल फॉर द लॉन्ग, ज़्यादा समय चेरास रूल नहीं कर सका। और 8th सेंचुरी में पल्लवास, एंड इन द 10th सेंचुरी द चोलास, एंड इन द 13th सेंचुरी द पांड्यास एस्टेब्लिश देयर रूल ओवर द चेरास। तो अलग अलग सेंचुरी में अलग अलग राजाओं ने, अलग अलग रूलर्स ने उन पर राज किया और इस प्रकार से चेरा रूल ख़त्म हो गया। तो मेरे प्रिय दोस्तों, ये फर्स्ट एपिसोड यहीं हम ख़त्म या समाप्त कर रहे हैं। दूसरा एपिसोड प्राप्त करने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिए। और अगर आपको पसंद आता है तो कमेंट्स भी कर सकते हैं आप। सो थैंक यू वेरी मच। थोड़ा नाइट है तो इसलिए मैं शब्बा खैर भी कहना चाहूँगा आपको। तो गुड नाइट, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।